हेलो स्टूडेंट, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में वापस स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है घर पर आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ओके भाई, हमने वहां पर कल हमने टॉपिक ख़त्म किया था रासायनिक अवयव प्रकार के बाद उत्प्रेरक का। हमने उसमें उत्प्रेरक दो प्रकार के पढ़े, अवस्था के आधार पर और क्रिया के आधार पर। हमने क्रिया के आधार पर चार उत्प्रेरक पढ़ने के बाद में हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा था। ये बहुत मोस्ट टॉपिक है और इस पे से क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और 10th क्लास के एग्जाम में भी आते हैं। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। देखो यहाँ पर वर्ड से ही हमें ज्ञान हो रहा है कि उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक में वृद्धि करने वाला। अब क्या साइज में? नहीं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करने वाला। और उत्प्रेरक विष होता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है। ओके, तो देखो वे पदार्थ जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाया जाए उत्प्रेरक के साथ, तो वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अब क्रियाशीलता को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाएगा? क्रियाशीलता बढ़ने का मतलब है जो स्पीड चल रही थी, जैसे ही दूसरा पदार्थ उत्प्रेरक के साथ मिलाया तुरंत उसकी स्पीड बढ़ गई। लेकिन उत्प्रेरक विष का मतलब कोई पदार्थ पहले से उपस्थित है उत्प्रेरक के रूप में और उसमें दूसरा पदार्थ डाला गया और डालने से उसकी क्रियाशीलता क्या हो गई? घट गई। तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष। एग्जाम्पल देखिए, ये हमने एग्जाम्पल समांगी विषमांगी में पढ़े थे और हम इनको संयोजन वियोजन में पढ़ते आए, उत्क्रमणीय पढ़ते आए। एग्जाम्पल एक ही, N2+H2 तीर का निशान NH3, N2+H2 तीर का निशान NH3, और दोनों पे ही उत्प्रेरक क्या है? फेरम। क्या है भाई? फेरम। अब बात आती है सर दोनों सेम है तो क्या हो? तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है, ना कोई घबराने की बात है। फेरम के साथ में अगर आप मॉलिब्डेनम डाल दें, मॉलिब्डेनम का चूर्ण आता है, अगर उसे डाल दें तो इसकी जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। मतलब Fe डालने से सिर्फ क्या हो रहा था कि अभिक्रिया हो रही थी, लेकिन इस स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें क्या डाल दिया? मॉलिब्डेनम। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड को स्लो करना है, तो स्लो करना है तो इसके साथ हमें डाला जाता है CO। CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कार्बन मोनो ऑक्साइड। अच्छा, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने ये तो पढ़ा ही है, हमने ही पढ़ा है। वनस्पति तेल प्लस H2 तीर का निशान, और हमने वनस्पति घी बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। यहाँ पर आपने निकेल उत्प्रेरक लिया। क्या लिया था? निकेल उत्प्रेरक। लेकिन निकेल के साथ में अगर पैलेडियम और कॉपर मिला दिया जाए तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये किस में आएगा एग्जाम्पल? उत्प्रेरक वर्धक। किस में आएगा गाइस? उत्प्रेरक वर्धक। तो समझ में आया होगा आपको उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं। समझने वाला एक एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको मैंने एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिखा दोनों में, ताकि आपको दोनों में आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, सब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया बनाया जाता है तो उसमें फेरम की क्रियाशीलता को कम करने के लिए या वृद्धि करने के लिए किस उत्प्रेरक को मिलाया जाता है? तो हम कहेंगे बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम और घटाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपका लास्ट टॉपिक और बचता है, उत्प्रेरक के गुण, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते तो हैं, लेकिन वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन उनकी क्रियाशीलता में कोई फर्क नहीं होता, मतलब उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। विशिष्ट ताप पर जो भी उत्प्रेरक लिया जाता है उस ताप के अनुसार ही उत्प्रेरक लिए लेते हैं, जिससे कि उस अभिक्रिया को आसानी से कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था KClO3 बताया था,
इसको हम वियोजन अभिक्रिया के आधार पर टेम्परेचर दे रहे थे, लेकिन हमने इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए क्या दे दिया, MnO2। MnO2 दे दिया तो क्या बना, KCl+। समझ में आया। तो उत्प्रेरक का गुण, जो अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय चलती हैं उनमें भी उत्प्रेरक बदल जाते हैं, उनमें भी उत्प्रेरक बदल दिए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते जब तक उसमें अपन उत्प्रेरक वर्धक या विष ना मिला है। तो उत्प्रेरक के गुण है, जो आप थ्योरिकल है उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा घर पर। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ाया। ओके गाइज, तो अब हम इस चैप्टर के आधार पर कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं, तो उनको हमें अपने हिसाब से करना है। ओके स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने अभी 4 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी और भी आगे लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तीर का निशान X + Y मतलब 2 उत्पाद बनने हैं, निम्न अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है। ठीक, तो आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि एक तत्व है एक यौगिक है, लेकिन जिन्होंने गौर से पढ़ा है उस अभिक्रिया को गौर से देखेंगे तो ऑप्शन पे जाएंगे। वियोजन हो नहीं सकती क्योंकि एक अभिकारक होता है। विस्थापन एक तत्व यौगिक होता है, इस पर गौर कर सकते हैं। ऑक्सीकरण इसमें है नहीं, हालांकि अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण के आधार पर धन विद्युत तत्व का संयोजन या ऋण विद्युत तत्व का संयोजन हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन उस पर इतना गौर नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा। तो ये ऑक्सीकरण भी नहीं है। अब एक है, चौथा कोई नहीं। हमने टिक कर लिया विस्थापन पे, चौथे पे बाद फोकस करते हैं, पहले विस्थापन की चीज़ देखते हैं। विस्थापन ये कहता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाता है। इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी देखनी पड़ती है। सक्रियता श्रेणी आपकी पोटेशियम से शुरू होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, और देखिए जिंक कहाँ है, फेरम से भी ऊपर। तो आप देखिए कि जब ये तत्व जो अकेला है, मैं तरीका बताया था, जो अकेला तत्व लो वो ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए, और कम तत्व का यौगिक बनाना है कम क्रियाशील तत्व का, तो उसको कम क्रियाशील वाले को देखना चाहिए। अब यहाँ पर कॉपर और जिंक में से ज़्यादा सक्रिय कौन है, ये। तो इसको तो होना चाहिए था अकेला, और इसका बनना चाहिए था क्या, यौगिक, लेकिन बन रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया इसमें होनी तो चाहिए, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया का नियम ये फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसमें क्या आंसर आएगा, कोई नहीं। समझ में आएगा, कोई नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये सब अभिक्रिया में ज़्यादा क्रियाशील तत्व अकेला होना चाहिए और कम क्रियाशील का यौगिक बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्रियाशील का तो यौगिक बन रहा है और कम क्रियाशील को अलग। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कौन है। ऑप्शन पे जाते हैं। अपचायक, ऑक्सीकारक, संयुग्मन या कोई नहीं। हमने अपचायक और ऑक्सीकारक ढंग से पढ़े थे क्या, पढ़े। अपचायक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान। मैंने आपको बताया था अपचायक कि जो इलेक्ट्रॉन दान करने में सहायता करते हैं वो कहलाते हैं अपचायक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में सहायता करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। तो इसका आंसर क्या आएगा, अपचायक। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, जिन्होंने ये समझ में नहीं आया वो पिछली वीडियो देखें, उसमें हमने अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों को अलग टॉपिक में लिया है, जो आपको समझ में आएगा। फिर है फॉस्जीन का सूत्र। फॉस्जीन आप जानते हो जहरीली विषैली गैस है। इसका निर्माण क्लोरोफोर जो कार्बन होता है क्लोरोफॉर्म, उस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है। करवाने पर वहाँ पे गैस बनती है फॉस्जीन, और फॉस्जीन का जो सूत्र है वो होता है COCl2। क्या होता है, COCl2। देखिए COCl2 तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है, जो आप लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और CaOH2
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात धन संयोजी तत्वों का वियोजन क्या कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि धन संयोजी तत्व अगर जुड़ते हैं तो अपचयन और वियोजित होते हैं तो ऑक्सीकरण। क्या होते हैं? ऑक्सीकरण। क्लियर बात समझ में आई कुछ? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को आप एक बार ढंग से पढ़िए और इसके बाद में जो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा। लेकिन आप अभी सिर्फ पढ़ने पर फोकस कीजिए, ये नहीं कि आप इस पर नंबर देखने लगे कि ये कितने नंबर का है, सर ने बताया नहीं, मैंने खुद ने नहीं बताया। हालांकि आप ये कह सकते थे कि दूसरे चैनल वाले तो बताते हैं, लेकिन देखो मेरा मानना ये है कि हम किसी की होड़ नहीं कर सकते। जो बेस्ट पढ़ाएगा वो अपना रिजल्ट देगा। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, चाहे इसमें से 1 नंबर का, चाहे 4 नंबर का, चाहे 3 नंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको इसको कंफर्म करना है कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा और मुझे इतना याद है। ठीक है, धीरे धीरे 10, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90, तब जाके आप 100 तक की सोच सकते हो। ऐसे थोड़ी एक बार में 100 आ जाएगा। क्लियर बात है मेरी? तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। अब हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम 5th। ठीक है, एसिड बेस वाला चैप्टर है और वो इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि हमने 6th चैप्टर अभी पढ़ लिया, इसी के बेस पर वो चैप्टर है, इसलिए हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम सीधे बायोलॉजी को जाएंगे और फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू और ध्यान रखें, अपना घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके बाय।